वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं 2016 की तुलना में 2021 में कितना गुना बढ़ गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको तमाम जानकारियां दिया था और विस्तार पूर्वक मैंने आपको सारी चीजें बताया था। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 गुना वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। लेकिन एक कमेंट ऐसा था जहां पे उन भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर इसमें 5% की वृद्धि हुई है। तो आपको बता दो 5% की वृद्धि नहीं हुई है बल्कि 5 गुना वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, 5% की नहीं बल्कि 5 गुना वृद्धि हुई है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज है 16 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस माना जाता है, जो प्रमुख दिवस वो तिथियां होती है। ये सेक्शन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजों को भी याद रखना होगा। चूंकि आज है 16 सितंबर और आज है ओजोन दिवस, और ओजोन दिवस 2021 का जो थीम है ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो इस वर्ष का जो ओजोन दिवस का थीम है यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें और हमारे भोजन और टीके को ठंडा रखना। ये इसका 2021 का ओजोन दिवस का थीम है। और कल जो मनाया गया था अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे, और इसका जो थीम था ये था इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लेनेट, यानी कि एक स्वस्थ ग्रह के लिए इंजीनियरिंग। ये मतलब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जर्मनी और चीन के बाद निम्नलिखित में से किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा भी हाल ही में किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेल कारखाना जमालपुर मुंगेर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा करने वाला ये मतलब कि रेल कारखाना जमालपुर तीसरा मतलब कारखाना होगा। ये आप यहां से ध्यान रखिए और ये बिहार में पड़ता है, तो बिहार के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इस प्रश्न के बारे में तमाम चीजों को हम लोग देख लेते हैं। एशिया के पहले रेल कारखाना जमालपुर, ये भी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एशिया का जो पहला रेल कारखाना है ये जमालपुर रेल कारखाना है, जो कि मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर बिहार में। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एशिया के पहले रेल कारखाना जमालपुर में अब 175 टन भार उठाने की क्षमता वाले क्रेन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए हाल ही में डिजाइन व उस पर आने वाले लागत खर्च का ब्यौरा रेलवे बोर्ड व रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। ये यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया कि वर्तमान में विश्व में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन केवल जर्मनी और चीन में ही बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो तीसरा मतलब ये कारखाना होगा जो कि बिहार में है और भारत में है, और यहाँ पर इस तरह का मतलब कि क्रेन का निर्माण किया जाएगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि एशिया का प्रथम रेलवे कारखाना जमालपुर रेल इंजन कारखाना, यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने लोकोमोटिव वर्कशॉप के रूप में किया था। यानी कि इसकी जो स्थापना किया गया था 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया रेलवे के लोकोमोटिव वर्कशॉप के रूप में किया गया था, और इस प्रकार ये एशिया का प्रथम रेलवे कारखाना है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य वाष्प इंजन का निर्माण करना है, और हाल ही में 7 फरवरी 2021 को इसका 159वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से याद रखिए। ये क्योंकि चर्चे में है रेल कारखाना जमालपुर मुंगेर, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना इसका स्थापना कब हुआ था और इसका स्थापना दिवस अभी हाल ही में जो मनाया गया 159वां स्थापना दिवस था। ये सारी संबंधित जानकारी आप यहां से याद रखिए। अब यहां पर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वाष्प इंजन का निर्माण करना था। एक प्रश्न पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि अभी नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले के जो प्रीवियस जो मतलब एग्जाम होते थे प्रीवियस वर्षों में, तो वहां पर जब आप देखते होंगे तो एक प्रश्न आपको कॉमन दिखता होगा कि वाष्प इंजन का आविष्कारक कौन है। आप ध्यान रखिए वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया गया था ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, जो कि एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, और इन्होंने ही वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। और पहले समय में जो रेल इंजन चलता था ये वाष्प इंजन के ही सहारे चलता था। बाद में फिर इसमें कोयला का मतलब इस्तेमाल होने लगा और फिर अभी बिजली से भी मतलब इसे चलाया जा रहा है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। छोटे छोटे चीजों को ही मतलब याद रखिए, आप मतलब एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बिहार के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी दे दूं। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं भारत वाले मैप में ये बिहार की स्थिति है, और बिहार की चौहद्दी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से याद रखिए। तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये आपको यहाँ से बिहार की चौहद्दी याद रखना है। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि बिहार राज्य की जो सीमा है ये कितने मतलब कि देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो केवल एकमात्र देश है, वो है नेपाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है बिहार। अब आपसे जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना।
पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिए। और वर्तमान में राजकीय पशु जो है ये बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और यहाँ पे अगला है जनसंख्या घनत्व, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 2021 में जनगणना होना था, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होता है। तो 2011 में हुआ था, तो 2021 में जनगणना होना था, लेकिन ये जनगणना में देरी हो रही है। हालांकि ये जनगणना जल्द ही हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है जब तक ये जनगणना नहीं हो जाती है तब तक 2011 वाले जनगणना संबंधित जितने भी प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि अब ये समय खत्म होने वाला है, तो यहाँ से आपको श्योर रहना है कि बीतते समय में यहाँ से आपके प्रश्न मतलब कि निश्चित तौर पर बनेंगे। तो जनगणना वाले सारे प्रश्नों को एकदम से देख लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि जिस समय झारखंड का बंटवारा हुआ था, झारखंड का बंटवारा बिहार से जो हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो उस समय झारखंड का राज्य का जो गठन हुआ था, संपूर्ण भूभाग का 46% जमीन को लेकर, यानी 46% भूभाग को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना कि संपूर्ण भूभाग का 46% हिस्सा जो गया ये झारखंड के हिस्से में गया, और वहीं पर अगर बात करें 54% हिस्सा की तो ये बिहार के हिस्से में रहा। और बंटवारे से मतलब बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि पूरी तरह से जो खनिज संपदा थी ये मतलब कि झारखंड के हिस्से में चला गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और अगला पॉइंट हमारा राजभाषा। तो बिहार की जो प्रथम राजभाषा है यह है हिंदी, और द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की जो प्रमुख लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी संबंधित जानकारी बिहार से आप यहाँ पर याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आयोजित होने वाले एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021 में बिहार के कितनी खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, इसमें बिहार के 2 खिलाड़ी का चयन हुआ है। अब ये 2 खिलाड़ी कौन है, ये कहाँ की है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2021 के लिए 14 सदस्यीय भारतीय महिला खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। यानी कि जो भारतीय महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ टीम में, ये 14 सदस्यीय टीम है। ये आप यहाँ से याद रखिए। इसमें लिखा गया कि यह टूर्नामेंट 18 और 19 सितंबर को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इस प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व दिल्ली की अंशिका चौहान करेगी। यानी कि इस टीम का जो मतलब प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि इसके जो कप्तान होंगे ये दिल्ली की रहने वाले हैं अंशिका चौहान, इनके द्वारा कप्तानी किया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा गया इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के 2-2 खिलाड़ी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली के 3-3 खिलाड़ी और गोवा से 1 खिलाड़ी शामिल है। यानी कि इस टीम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल से 2-2 खिलाड़ी, कुल मिलाकर हो गए 4। वहीं पे हम बात करें महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली से 3-3 खिलाड़ी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 9, 9, 4, 13 और 14वां खिलाड़ी जो है ये गोवा से है। आपको ध्यान रखना है 14 सदस्यीय महिला टीम का गठन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि इनमें बिहार के जो खिलाड़ी हैं ये आरती कुमारी जो कि नवादा की है, और सपना कुमारी जो कि मुजफ्फरपुर की है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। यहाँ से आपके नाम भी डायरेक्टली प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रतियोगिता में 5 देश भाग ले रही है, और ये 5 देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, भारत और जो मतलब कि मेजबान देश है उज्बेकिस्तान। तो कुल मिला के 5 देश इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है हमारे 2 खिलाड़ियों के, जिनमें की आरती कुमारी और सपना कुमारी जो कि नवादा और मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। तो नवादा और मुजफ्फरपुर के बारे में हम लोग यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर नवादा जिला देखने को मिलेगा, और मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर आपका है। तो दोनों जिलों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, दोनों जिला की सीमा जो है कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें नवादा की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जमुई, शेखपुरा, नालंदा और फिर गया। कुल मिला के 4 जिले नालंदा की सीमा को साझा करता है। और वहीं पर अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए मुजफ्फरपुर के साथ कितने जिला की मतलब कि सीमा साझा होता है। हम स्टार्ट करते हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर 1, दरभंगा 2, सीतामढ़ी 3, शिवहर 4, पूर्वी चंपारण 5, और उसके बाद यहाँ पर देखिए गोपालगंज 6 और सारण 7 और फिर वैशाली 8। तो कुल मिला के 8 जिले हैं जो कि मुजफ्फरपुर के साथ अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। यहाँ पर आप सारी चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, और 9 प्रमंडल में से ये 2 जिला कौन से
परमंडल में आते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मुजफ्फरपुर और नवादा जिले की। जब आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले की जो आपको स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल में आपको देखने को मिलेगी। तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय ये मुजफ्फरपुर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, जिनमें कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, ये कुल मिलाकर 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें नवादा जिले की तो नवादा जिला पड़ता है मगध प्रमंडल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत पड़ते हैं 5 जिले जो कि गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नवादा और जो मतलब कि मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है ये मगध और तिरहुत प्रमंडल में आती है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक संयंत्र का संचालन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी इसका जो संचालन किया गया है ये किया गया है आइसलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि आइसलैंड में हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन किया गया है। आप यहाँ पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं और इस यंत्र का जो नाम है ये ओरका है, ORCA। ये नाम आप याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओरका निम्नलिखित में से क्या है और वहाँ पे आपके सुटेबल ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना ये जो मतलब कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि हवा से बाहर करने के लिए जो बनाया गया है ये यंत्र, जो कि भी आइसलैंड में इसका संचालन शुरू किया गया है और इसका जो नाम है ओरका है। और यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि आइसलैंडिक में यानी कि इस भाषा में आइसलैंडिक यहाँ की जो मतलब कि लोकल लैंग्वेज है तो इसका अर्थ होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यह संयंत्र प्रति वर्ष 4000 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है, यानी कि वायुमंडल से 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। इससे मतलब प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसी को ध्यान रखते हुए इसे मतलब कि विकसित किया गया है। हमारे यहाँ पे अगला पार्ट है कि इसके माध्यम से हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा और इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। यानी कि जो हवा से जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ये सीधे मतलब कि इसमें जो यंत्र लगा हुआ है उसको 1000 मीटर यानी कि भूमि के अंदर 1000 मीटर की गहराई पर उसे ले जाएगा और उसे चट्टान के रूप में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 14 सितंबर 2021 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी इसका 2021 का विश्व हिंदी दिवस का थीम है। अब इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की जो थीम है ये नई दुनिया, नई भारत, नई हिंदी, ये इसका थीम है। अर्थात न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी 2021 का विश्व हिंदी दिवस का थीम है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1949 को हुआ था, यानी कि विश्व हिंदी दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 14 सितंबर 1949 को हुआ था, जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। तो तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि ये बीच में रुक भी गई थी और उसके बाद 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर को मतलब हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि 1953 से ये प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1949 को ही हो चुकी थी, लेकिन 1953 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और ये थीम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, वियतनाम कौन सा देश है जिसके साथ हाल ही में जापान ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ये ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में जापान ने मतलब ये समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 11वां देश है जिसके साथ अभी हाल ही में जापान के द्वारा ये रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जापान और वियतनाम ने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो कि वियतनाम को जापानी निर्मित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाएगा और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में मतलब ये समझौता किया गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि वियतनाम 11वां देश है जिसके साथ जापान ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया है और यह समझौता दोनों देशों ने चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया है। यानी कि चीन के मतलब प्रकोप से ही मतलब ये समझौता किया गया, कह सकते हैं इस तरह से, मतलब चीन के भय से ही मतलब कि रक्षा सहयोग को बढ़ाने की दिशा में मतलब दोनों देशों का ये मतलब कि कह सकते हैं एक कदम है और इसी को ध्यान रखते हुए दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है। और यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जापान इस तरह के जो देशों के साथ समझौता करते रहता है और इस प्रकार इसी श्रेणी में ये वियतनाम इसका 11वां देश है।
अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा, लेकिन यहाँ पे चर्चा हो रही है जापान की। तो जापान के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अपडेटेड है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और ये एशिया द्वीप के पूर्वी समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके निकटतम पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो चीन, कोरिया तथा रूस इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय। और हम लोग एक प्रश्न पढ़ते भी हैं कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है राजधानी। आप सभी जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख धर्म। तो जापान के जो प्रमुख धर्म है ये बौद्ध धर्म है। यहाँ की जो 96% जो मतलब के नागरिक हैं ये बौद्ध धर्म अनुयायी हैं, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। और जापानी जो राजभाषा जो है ये जापानी है। और यहाँ के जो सम्राट हैं ये नारुहितो हैं। और प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, इन्होंने अभी हाल ही में मतलब कि इस्तीफे की घोषणा की थी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर याद रखिए, जो जापान की जो विधानमंडल है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाती है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए जापान की चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में जो मतलब कि ओलंपिक का आयोजन हुआ, ओलंपिक और पैरालंपिक का, जो कि 2020 का, ये अभी जापान की राजधानी टोक्यो में हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको डेली बेसिस पे भी दिया और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो भी मैंने लाया था, उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फ्री वाले PDF का लिंक जो कि लगभग 100 प्रश्न उसमें शामिल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो PDF आप डाउनलोड कीजिए, निःशुल्क है, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आई होप कि यहाँ से मतलब समझिए कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे टोक्यो ओलंपिक और साथ ही साथ टोक्यो पैरालंपिक से। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो सारे ई बुक को देख रहे हैं ये सारे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, सिवाय इसके ये वाला आपको पेड ग्रुप में नहीं मिलेगा, ये पेड प्लान से बाहर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो सिवाय इसका यहाँ पर जितनी सारे आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ बिहार के भी सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के तहत आपको दिया जाएगा। तो इस पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहें। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही की घोषणा के अनुसार देश भर के कितने गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही की घोषणा के अनुसार 36,000 गाँव में ये योजना को लागू किया जाएगा। अब इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की हाल ही की घोषणा के अनुसार देश भर में यानी कि संपूर्ण भारत के 36,000 गाँव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जाएगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 50% या फिर उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या हो। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी घोषणा जो किया गया है कि 36,000 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू किया जाएगा 36,000 गांव में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक शर्त है कि उन्हीं गांवों को मतलब इसमें चुना जाएगा, उन्हीं गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर जनजातियों की संख्या 50% या फिर उससे अधिक हो। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया है जो कि इसी प्रश्न से संबंधित है, जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का समेकित विकास करना, इसका मतलब एक उद्देश्य है। आपको ध्यान रखना है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जो कांग्रेस की जो कार्यकाल थे, ये 2009-10 में मतलब इसे शुरू किया गया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और ऐड किया है जो कि नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो संसद ग्राम योजना, इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जिसकी शुरुआत जो किया गया था ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। और इसकी जो शुरुआत थी ये 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। और इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में किया था। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है संसद ग्राम योजना, और दोनों अलग है। इसकी जो शुरुआत किया गया था ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, और जबकि इसकी जो घोषणा की गई थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो दोनों को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकबाल सिंह लालपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग की विधायी शक्ति मिलने के बाद इसके अध्यक्ष बनने वाले वे दूसरे सिख हैं और इनसे पहले 2003 में तरलोचन सिंह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये मतलब कि दूसरे सिख हैं जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पहले जो व्यक्ति हैं जो कि 2003 में बने थे, इनका नाम आप याद रखिए, तरलोचन सिंह इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि इस आयोग में यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है पद धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक मान्य होता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसका जो कार्यकाल होता है ये पद धारण करने की अवधि से आगामी 3 वर्ष के लिए होता है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से क्या थे, मतलब ये निम्नलिखित में से किस चीज से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। वे एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सड़क और परिवहन और साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री रह चुके थे और वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है ऑस्कर फर्नांडिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया है, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत ही ज्यादा करीबी थे, तो इसी लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसने प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टेक NFI लॉन्च करने के लिए फिनसर्व के साथ साझेदारी किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NPCI इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने हाल ही में प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टेक NFI लॉन्च करने के लिए फिनसर्व के साथ साझेदारी किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यह बैंकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टेक है और फिनटेक को बैंक प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा। ये इसको ध्यान रखते हुए इसका मतलब कि ये साझेदारी किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। NPCI ने अभी हाल ही में ये समझौता किया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि रुपे के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है कि रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ATM कार्ड है और इसे वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड की तरह ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगले पॉइंट में ऐड किया, इसे अप्रैल 2011 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा विकसित किया गया था और इसके पश्चात 8 मई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने रुपे कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया था। हालांकि जो मतलब ये विकसित किया गया था ये 2011 में विकसित किया गया, लेकिन ये राष्ट्र को समर्पित किया गया 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए अब यहां पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फिक्शन 2021 से महिला पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुजैना क्लार्क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर मैं इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अंग्रेजी लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेस के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अंग्रेजी लेखिका। यहाँ पर आप ये कभी भी इसका अर्थ ये मत समझिए कि ये अंग्रेजी में लिखती है, हालांकि ये अंग्रेजी में जरूर लिखती है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी लेखिका अर्थ ये है कि मतलब कि अंग्रेज है, यानी कि ब्रिटेन की है, यानी ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारतीय लेखक लिखेंगे या फिर भारतीय लेखिका लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीय अंग्रेजी के जो लेखक हैं वो कभी भी अंग्रेजी लेखक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपने नाम के आगे ये इस चीज को नहीं जोड़ सकते। जो अंग्रेज है वही सिर्फ उसी के नाम के आगे सिर्फ लगेगा अंग्रेजी लेखक या फिर अंग्रेजी कवि। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना। ये हालांकि छोटे चीजें हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने आगे अगले पॉइंट में लिखा है कि सुजैना क्लार्क का पहला उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, ये इसका पहला मतलब उपन्यास था। ये आप याद रखिए, जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल इसका पहला उपन्यास था, जिसमें मतलब कि जिस मतलब उपन्यास से इसे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, बहुत ज्यादा फेमस इनको प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे फिक्शन पुरस्कार के बारे में लिखा कि फिक्शन पुरस्कार आखिर होता क्या है। तो यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और यह किसी भी राष्ट्रीयता के महिला लेखक को प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण लंबाई वाले उपन्यास को दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन इस वर्ष 2021 का जो फिक्शन पुरस्कार जो दिया गया ये अंग्रेज मतलब लेखिका को दिया गया, जिनका नाम है सुजैना क्लार्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी यही उपन्यास है पिरानेस के लिए दिया गया और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुजैना क्लार्क। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। ये प्रश्न एक हाल ही में लिखित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सुब्रमण्यम स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखा गया है। ये आप यहाँ से याद रखिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें लिखा गया इस पुस्तक में कि आतंकवाद का मुकाबला किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इस पुस्तक में दी गई है। तो इसके जो लेखक हैं, इस पुस्तक का नाम याद रखिए, और इसके जो लेखक कौन है ये आप याद रखिए। तो इसके जो लेखक है ये भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी है, और इस पुस्तक का नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन किस दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 दिसंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन अर्थात दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में उसे ऐड किया है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण के देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करना है, और इसी को ही मतलब कि चिन्हित करने के लिए ही मतलब ये दिवस को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृति सेनन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड जीता है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं, और इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए। आप उसका निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो आइए आप जानते हैं इस बारे में डिटेल जानकारी को। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।